जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं सीआरपीएफ का एक और जनरल एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट। और इसमें जीके के 25 क्वेश्चन लेके आया हूं। इसमें दोस्तों आपका सीआरपीएफ का एग्ज़ाम 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में है। सिलेबस की बात मैं करूँ तो दोस्तों आपको चार सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। मैथ, उसके बाद में हिंदी है, आपकी जनरल एप्टीट्यूड है आपका, इसमें आपका जीके जीएस रीजनिंग मिक्स क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और रीजनिंग, ठीक है। ये हिंदी आपके इंग्लिश में ऑप्शनल में है, तो ये भी आप याद रखना। तो ये चार सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं और इनमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 25-25 क्वेश्चन आएंगे आपके। 25-25 क्वेश्चन आने हैं। 1 घंटे 90 मिनट का समय है, 100 क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। फिर दोस्तों इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं सीआरपीएफ की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से जाकर उनका अभ्यास कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एसएससी जीडी की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप उनको जाके अभ्यास जरूर करना। बहुत बहुत नॉलेजेबल मतलब सेशन मैंने उसमें अपलोड किए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, इस मॉक टेस्ट में जो प्रश्न है वो 26 से लेकर 50 तक प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहा गया है पहले प्रश्न में? हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों ये हमें बताना है कि फर्डिनेंड मार्कोस किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। सही जवाब होगा दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं मार्कोस फर्डिनेंड। याद रखिएगा दोस्तों, फिलीपींस के राष्ट्रपति। अच्छा, पूछा जाए आपसे कि फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। दोस्तों फिलीपींस की राजधानी मनीला में आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता आपके एग्जाम में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एडीबी, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी मनीला में है। ये भी आप याद रखेगा, ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर स्थित है, तो आपको याद रखना फिलीपींस की राजधानी मनीला जो है ये लुजोन द्वीप पर है। लुजोन द्वीप पर स्थित है फिलीपींस की राजधानी मनीला। याद रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर? अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है इंडोनेशिया, इसकी राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, तो ये भी आप याद रखना। और जकार्ता कौन से द्वीप पर है? जावा द्वीप पर। जावा द्वीप पर जकार्ता स्थित है। और जकार्ता में आपको याद रखना आसियान देशों का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? आसियान देशों का मुख्यालय जकार्ता में। क्लियर हुआ? याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? दोस्तों जब चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल चढ़ता है? तो चींटी के काटने से फार्मिक अम्ल, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। फार्मिक अम्ल का संक्रमण आपके बॉडी में हो जाता है। दोस्तों चींटी है, बिच्छू है, मधुमक्खी है, ततैया है, बिर है, ये अगर आपको काटे तो आपकी बॉडी में क्या होगा? ये फार्मिक अम्ल छोड़ जाती हैं, ठीक है। फार्मिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है HCOOH। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। और फार्मिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं? मैथेनोइक अम्ल भी बोला जाता है। फार्मिक अम्ल को मैथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है और सीजीएल में इसी उससे पूछा गया था, मैथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ पे ना कुछ अम्ल लिखे गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आपका लिखा गया है सिट्रिक अम्ल। नींबू वर्ग के फल में जो अम्ल होता है वो आपके सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में। टार्ट्रिक अम्ल, इमली में जो अम्ल होता है वो टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। क्लियर? अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको चींटी के बारे में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो चींटी होती हैं ये किस कारण एक सीधी लाइन में चलती हैं? दोस्तों इस तरह सीधी लाइन में चलती है चींटी। क्या कारण है कि चींटी एक सीधी लाइन में चलती हैं? तो आप बताएंगे सर फेरोमोन प्रभाव के कारण। चींटियां फेरोमोन प्रभाव के कारण एक सीधी लाइन में चलती हैं, ठीक है। मतलब है कि ये एक दूसरे की गंध को सूंघते हुए चलती हैं। सबसे आगे जो रानी चींटी है वो चलेगी, वो अपनी गंध छोड़ती हुई जाएगी, तो उस गंध को ये चींटी सूंघेगी, फिर इस वाली गंध को ये चींटी, इस तरह से ये एक दूसरे की गंध को सूंघती हुई चलती हैं, इसलिए एक लाइन में चलती हैं और इसको कहा जाता है फेरोमोन प्रभाव। क्लियर है दोस्तों? याद रखिएगा। तो चींटियों के काटने से कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा जो है एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित था। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा 3 भागों में विभाजित होने वाला एकमात्र शहर था, आप याद रखें। अच्छा धोलावीरा जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो धोलावीरा आपको गुजरात में मिलेगा।
गुजरात में मिलेगा धोलावीरा। खादीर द्वीप पर कच्छ के रण में आता है। कभी क्वेश्चन आए कि गुजरात में भी कहाँ पर, तो कच्छ का रण में धोलावीरा स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और धोलावीरा की खुदाई कब हुई थी दोस्तों? धोलावीरा की खुदाई 1968 में हुई थी। जगपति जोशी के नेतृत्व में धोलावीरा की खुदाई की गई थी। ये आप याद रखिएगा, जगपति जोशी। क्लियर हुआ दोस्तों, याद रखना इसके बारे में। क्लियर। और ये ना धोलावीरा एक कारण से और न्यूज में आया था। धोलावीरा को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और धोलावीरा यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला मतलब स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया वो धोलावीरा है। और ये भारत की 40वीं वैश्विक धरोहर बनी थी, याद रखना। ठीक है दोस्तों। तो अच्छा, यहाँ पे लिखा गया हड़प्पा सभ्यता। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। और दोस्तों कांसा जो बनता है वो कॉपर प्लस टिन को मिलाकर बनता है। कॉपर प्लस टिन को मिलाकर कांसा बनता है, आप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनाया गया है? दोस्तों भारत का पहला अमृत सरोवर ये रामपुर में बनाया गया। रामपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर। दोस्तों भारत में 7500 मतलब अमृत सरोवर बनाने का टारगेट है सरकार का। तो देखते हैं भी कहाँ कहाँ बनते हैं। तो पहला बना था आपका उत्तर प्रदेश रामपुर में, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में आपको याद रखने यहाँ पे आपके 3 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? एक आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन कभी आए कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो यूपी में है, लखीमपुर खीरी में आता है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और एक है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसकी राजधानी लखनऊ है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वह आपका यूपी। ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। इसकी राजधानी लखनऊ है। लखनऊ चिकनकारी के लिए फेमस है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस भी है कथक। कथक की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो कथक जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति यूपी से हुई है, आप याद रखिएगा। क्या दोस्तों? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन लिखे गए उन ऑप्शनों पे बात कर लेता हूँ। तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु इसकी राजभाषा तमिल है। और तमिलनाडु के 2-3 डांस याद रखना, जैसे भरतनाट्यम, बहुत आता है एग्जाम में। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तमिलनाडु से भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। इसका नया साल क्या कहलाता है? पुथांडु। तमिलनाडु का नया साल पुथांडु कहलाता है, याद रखना। पुथांडु नववर्ष है तमिलनाडु का। क्लियर दोस्तों। और तमिलनाडु में ना आपको एक चीज़ याद रखनी है, नीलगिरी की पहाड़ी भी है। नीलगिरी की पहाड़ी, और नीलगिरी की पहाड़ी जो है यहाँ पे नीलकुंज का फूल खिलता है 12 सालों में एक बार। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, आपसे एक चीज़ ये पूछा जा सकता है तमिलनाडु के बारे में कि तमिलनाडु जो है दोस्तों, इसके बारे में इसके डांस 2-3 आ सकते हैं। जैसे कुम्मी बहुत आता है इसका डांस, कुम्मी कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का। करगम अगर आपसे पूछे तो करगम भी आपका तमिलनाडु का डांस है, ये भी आप याद रखिएगा। पूर्वी घाट पे मतलब भारत में लौटते हुए मानसून से वर्षा मतलब इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु में होती है, याद रखना। दोस्तों पश्चिम बंगाल लिखा गया ऑप्शन में। पश्चिम बंगाल के ना डांस याद रखना, गंभीरा, बड़ा फेमस डांस है यहाँ का। गंभीरा डांस है, लाठी डांस है, लाठी बहुत आता है आपके एग्जाम में। वृता बहुत आता है एग्जाम में, वृता। और कीर्तन बहुत आता है आपके एग्जाम में। दुर्गा पूजा एक त्यौहार होता है यहीं पे, तो वो सब चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था, तो दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, याद रखना। क्वेश्चन आता है तो पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भारत का पहला अमृत सरोवर यूपी बना रामपुर में। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? दोस्तों 13वीं और 14वीं शताब्दी में पंजाब में जनजाति थी वो थी खोखर जनजाति का प्रभुत्व था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, खोखर जनजाति। दोस्तों मैं बात करूँ पंजाब की ना 2-3 डांस बड़े फेमस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए भांगड़ा। दोस्तों भांगड़ा जो होता है ये पुरुष करते हैं आपके,
भांगड़ा ये पुरुष प्रधान शैली है। भांगड़े के अलावा गिद्धा पंजाब का ही डांस है गिद्धा, तो ये भी आप याद रखें। इसके साथ साथ आपको किकली याद रखना है, किकली पंजाब का डांस है किकली। उसके बाद में सुम्मी याद रखना है, सुम्मी पंजाब का डांस है, ये भी आप याद रखना। और एक आपका फुलकारी, फुलकारी डांस भी आपका पंजाब में किया जाता है। तो ये सब डांस आपके पंजाब के हैं, ठीक है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों पंजाब में ना यहाँ पे 2-3 त्योहार बड़े फेमस हैं। जैसे आपसे बैसाखी पूछा जाएगा, बैसाखी ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल, बैसाखी का त्यौहार। लोहड़ी पूछी जाती है, लोहड़ी कब मनाई जाती है, तो लोहड़ी आपका पंजाब में ही होती है आपकी। उसके साथ साथ होला मोहल्ला पंजाब का त्यौहार है, होला मोहल्ला। कभी क्वेश्चन आए तो ये भी आप याद रखिएगा, होला मोहल्ला पंजाब का त्यौहार है। दोस्तों पंजाब में ना एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो भारतीय रेल की रेल कोच फैक्ट्री ये कपूरथला में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, याद रखना। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, और कपूरथला जो जगह है ये पंजाब में आता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है, दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान ये पटियाला में है। राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है, याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको याद रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत सिंह मान, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, मतलब हो चुका है ये, तो ये 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये इंदौर में हुआ है, ऑप्शन बी। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका सही जवाब है इंदौर, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन क्यों मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 21 सालों के बाद अफ्रीका भारत आए थे। तो अफ्रीका से भारत आए थे, ये आप याद रखना। तो 2 जनवरी की याद में हम प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाते हैं गांधी जी के आने की खुशी में, ठीक है। जब गांधी जी आए तो भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको बल मिला, उसको एक गति मिली, उसको एक दिशा मिली। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ना लिखा गया गोवा, देखो गोवा से अगर क्वेश्चन कभी आए, एक तो ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। छोटा राज्य है कितना, इसका एरिया कितना है, 3702 वर्ग किलोमीटर ये गोवा का एरिया है, और एरिया में भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, क्लियर। अच्छा गोवा जो है ये राज्य कब बना था, दोस्तों देखो 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्ति मिली पुर्तगालियों से। ये तो मुक्ति दिवस है इसका, यानी कि 19 दिसंबर जो होता है गोवा का मुक्ति दिवस होता है। 19 दिसंबर गोवा का मुक्ति दिवस होता है, ठीक है। अब जब मुक्ति मिल गई तो बाद में ये यूनियन टेरिटरी बनता है, फिर यूनियन टेरिटरी के बाद में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। तो गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गोवा को राज्य का दर्जा जो मिला वो 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मिला था। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला, और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। तो ये आप याद रखना कि गोवा राज्य कब बना था, 30 मई 1987 को, क्लियर। अच्छा इसकी राजधानी क्या है, दोस्तों गोवा की राजधानी जो है वो है आपकी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है, ये भी आप याद रखना। और पणजी में आपको याद रखना है कि पणजी कौन सी नदी के तट पर है, तो दोस्तों पणजी में जो नदी बहती है वो है आपकी मांडोवी नदी। मांडोवी नदी ये पणजी में बहती है, और मांडोवी नदी पर एक झरना है बड़ा फेमस, दूध सागर झरना। तो दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर गोवा में है, याद रखना। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में आया था 2021 में, कि मांडोवी नदी पर झरना जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका दूध सागर झरना, ठीक है दोस्तों। अच्छा गोवा की राजभाषा क्या है, दोस्तों गोवा की राजभाषा कोंकणी। गोवा की राजभाषा कोंकणी है, ये भी आप याद रखना। और गोवा में और क्या चीज़ आपको याद रखनी है, गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, भगवान महावीर नेशनल पार्क। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है, दोस्तों भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में है। याद रखिएगा इसके बारे में कि भगवान महावीर नेशनल पार्क किस शहर में है, गोवा में है, याद रखें। और सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर है, गोवा में। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है, ये भी आप याद रखना,
पूछा जा सकता है आपसे कि सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर है, तो गोवा में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है लखनऊ नवाबों की नगरी भारत में किस शहर को कहा जाता है, तो लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। और ये चिकनकारी के लिए फेमस है, चिकनकारी के लिए फेमस है, ये भी आप याद रखना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में दिल्ली भी लिखा गया है। अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये आपकी दिल्ली में है, ये भी आप याद रखना। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली। और आपको याद रखना है दिल्ली में सार्क देशों का विश्वविद्यालय भी है। सार्क देशों का विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, सार्क देशों का विश्वविद्यालय दिल्ली में है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा या नेटवर्क नहीं होता। दोस्तों कौन से बैंक हैं जो अपना सारा संचालन ऑनलाइन करते हैं, तो दोस्तों ऐसे बैंक जो आपका अपना सारा संचालन ऑनलाइन करते हैं इनको बोलते हैं नियो बैंक। ऑप्शन ए नियो बैंक वे बैंक होते हैं जो आपके जिनका संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है, मतलब भौतिक तरीके से इनकी ना कोई शाखा है ना कोई हेडक्वार्टर होता है, बस ये ऑनलाइन होते हैं। आप जैसे भारत में रोजर पे है, ओपन है, नियो है, ये सब आपके इसी तरह के संस्थान होते हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बैंकों का जो नियमन करता है, मतलब विनियमन करता है, वो कौन है, तो दोस्तों भारत में बैंकों का नियामक है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ये भारत में बैंकों के नियामक के रूप में कार्य करता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था। दोस्तों जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर थे इनका जन्म हुआ था बिहार में, वैशाली में हुआ था। तो बिहार के वैशाली में हुआ था 599 ईसा पूर्व में। कुंडग्राम एक जगह है वैशाली जिले में, कुंडग्राम, तो कुंडग्राम में हुआ था भगवान महावीर का जन्म और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छा, भगवान महावीर जो है ये कौन से वंश में पैदा हुए थे, तो जवाब होगा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे भगवान महावीर, ये भी आप याद रखना। और भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था, दोस्तों भगवान महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। भगवान महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, ये भी आप याद रखना। ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब भगवान महावीर ने अपने घर का त्याग किया था ज्ञान की खोज के लिए, तो उनकी एज कितनी थी। दोस्तों भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपना जो मतलब घर था वो त्याग दिया था। ठीक है, अपना घर त्याग दिया था, और ये भी आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान जो महावीर हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, दोस्तों जंभिक ग्राम, एक जंभिक ग्राम है, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जंभिक ग्राम के पास में। और नदी कौन सी थी दोस्तों, नदी थी आपकी ऋजुपालिका, ऋजुपालिका ये नदी थी आपकी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा चलो यहाँ पे ना ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। बिहार, दोस्तों बिहार का एक त्यौहार है छठ पूजा, बहुत आता है आपके एग्जाम में। सूर्य की पूजा की जाती है, तो सूर्य की पूजा के लिए छठ पूजा कहाँ होता है आपका, बिहार में मनाया जाता है। क्लियर। अच्छा, बिहार का ना एक त्यौहार आपसे और पूछेगा, वो है आपका सोनपुर का पशु मेला। दोस्तों सोनपुर पशु मेला कहाँ लगता है, दोस्तों सोनपुर का पशु मेला जो लगता है ये लगता है आपका बिहार में ही, और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, सोनपुर पशु मेला। क्लियर। अच्छा, बिहार के ना 2-3 डांस याद रखना, जैसे जटा जटिन बहुत फेमस डांस है यहाँ का। जटा जटिन कहाँ का डांस है, तो बिहार का। विदेशिया बहुत फेमस डांस है, विदेशिया, तो विदेशिया भी आपका कहाँ का डांस है आपका, वो भी आपका बिहार का डांस है। ठीक है। और झिझिया है आपका, सामा चकेबा है बिहार का। बिहार में दोस्तों एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है आपका वाल्मीकि। तो कभी क्वेश्चन आए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये भारत में कहाँ पर है, दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल फागू चौहान है। और बिहार में मिथिला जगह है एक, मिथिला में मधुबनी पेंटिंग बनती है जिनको जीआई टैग मिल चुका है। क्लियर। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ना मैं आपको 3-4 डांस बता देता हूँ। लावड़ी बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कोली बहुत आता है आपके एग्जाम में, कोली। धांगरी गाजा बहुत पूछता है एग्जाम में, धांगरी गाजा, कोली धांगरी गाजा। तमाशा बहुत आता है एग्जाम में, तमाशा। तो ये सारे त्यौहार आप याद रखना, तमाशा, कोली, धांगरी गाजा। ललिता भी है, लेजिम भी है, पोवाड़ा भी किया जाता है, सोंगी मुक्टे भी किया जाता है, बहुत सारे डांस हैं आपके। अच्छा, महाराष्ट्र के मैं आपको 3 त्यौहार बताता हूँ। एक गुड़ी पड़वा, देखो महाराष्ट्र का नया साल क्या है, गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र का नया साल गुड़ी पड़वा कहलाता है, याद रखना क्वेश्चन कभी आए कि गुड़ी पड़वा किस राज्य का नया साल है, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का एक त्यौहार होता है पोला। दोस्तों पोला फेस्टिवल में हम पूजा करते हैं बैलों की, तो पोला फेस्टिवल कहाँ होता है आपका,
महाराष्ट्र में बैलों की पूजा होती है। और महाराष्ट्र का एक बड़ा फेमस मतलब मेला है काला घोड़ा सॉरी काला घोड़ा कला महोत्सव। ये कहाँ होता है दोस्तों? काला घोड़ा कला महोत्सव ये मुंबई में होता है, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो महाराष्ट्र ये आप याद रखें। यूपी के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है वो महाराष्ट्र ही है आपका, ये आप याद रखना। क्लियर। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म ये भारत में सबसे साक्षर धर्म है। मतलब 2011 के अनुसार किस धर्म की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो जैन धर्म की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। साथ साथ जैन धर्म को 2014 में अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा दिया जा चुका है। तो कभी क्वेश्चन आए कि जैन धर्म को अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा कब मिला? 2014 में जैन धर्म को अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा दिया गया है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्य बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो कौन सी धारा बैंकों के लाइसेंस की बात करती है? दोस्तों सही जवाब होगा धारा 22। धारा 22 सेक्शन 22 में ये कहा गया है कि वाणिज्य बैंकों को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब बैंकों का बैंक किसे कहा गया? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, और ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई अधिनियम, देखो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। आरबीआई एक्ट 1934 में आया और इसके द्वारा 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में आरबीआई की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में आरबीआई की स्थापना की गई, लेकिन आरबीआई का मुख्यालय जो है दोस्तों ये मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय किस शहर में? मुंबई में। वर्तमान में मुंबई शहर में आरबीआई का मुख्यालय है, तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? दोस्तों प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सही जवाब होगा दोस्तों प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र वो है आपका रेगिस्तान। रेगिस्तान ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों पहले तो मैं बात करूँ रेगिस्तान की। रेगिस्तान का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा एक सामान्य स्तर से कम होती है, वो रेगिस्तान होता है। क्लियर। रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है दोस्तों? तो आपको याद रखना रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पति जीरोफाइट कहलाती है। रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पति जीरोफाइट कहलाती है, आप याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर। अच्छा भारत में क्या कोई रेगिस्तान है? हाँ दोस्तों भारत में 3 रेगिस्तान है, मेनली मैं 3 बता रहा हूँ, वैसे तो 1-2 और भी हो सकता है छोटा। एक थार का मरुस्थल राजस्थान में मेनली फैला हुआ है, वैसे थार का मरुस्थल पाकिस्तान में भी है, तो थार का मरुस्थल। एक है आपका कच्छ का रण, कच्छ के रण को सफ़ेद नमक का रेगिस्तान कहा जाता है, तो कच्छ का रण भी एक रेगिस्तान है भारत में। और एक है आपका लद्दाख भी आपका एक रेगिस्तान है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? दोस्तों शब्द इकोसिस्टम दिया था एजी टेंसले ने। एजी टेंसले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द दिया गया है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नए नामित रामसर स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों मतलब राज्य में कौन सा रामसर साइट जो है वो गलत है? तो दोस्तों सिरपुर आपका मध्य प्रदेश में सही है। सतकोसिया उड़ीसा में सही है। रंगनथिट्टू तमिलनाडु ये गलत है। रंगनथिट्टू जो है ये कर्नाटक का है। रंगनथिट्टू जो रामसर साइट है ये पक्षी विहार है, कर्नाटक का पक्षी विहार है, नॉट तमिलनाडु। बाकी नंदा देवी झील गोवा बाकी सही है, लेकिन सी आपका गलत है आपका, ठीक है। ये कर्नाटक का ना कि तमिलनाडु का। मैं बात करूं दोस्तों रामसर स्थलों के बारे में, देखो 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर शहर, ईरान के रामसर शहर में रामसर समझौता हुआ, ठीक है। ईरान के रामसर शहर में रामसर समझौता हुआ 2 फरवरी 1971 को। और 2 फरवरी 1971 को जब ये समझौता हुआ तो ये क्या कहता है? ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के बारे में बात करता है, ठीक है। याद रखना आर्द्र भूमियों के बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता रामसर समझौता। और भारत में कितनी रामसर साइट हो चुकी है? 75 रामसर साइट हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका संघाई सहयोग संगठन ने अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी 2022-23 के रूप में किस शहर को चुना है? दोस्तों एससीओ की पहली पर्यटन राजधानी जो चुनी गई वो चुनी गई है वाराणसी को।
वाराणसी को चुना गया है, ये आप याद रखना। प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी। और अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, दोस्तों दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है वाराणसी, याद रखना। वाराणसी में दोस्तों भारत माता मंदिर भी है। आपसे कहीं पूछा जाए कि भारत माता मंदिर कहाँ पर है, वाराणसी है। और यहाँ पे देव दीपावली त्यौहार भी होता है हर साल, देव दीपावली त्यौहार भी होता है, ये भी आप याद रखें। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि भारत में भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। दोस्तों भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका वाराणसी में है। सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी। और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है वाराणसी को, याद रखना इसके बारे में। दोस्तों जयपुर लिखा गया है। क्वेश्चन आए भारत का पेरिस किसे कहा गया है, भारत का पेरिस, दोस्तों भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। भारत की गुलाबी नगरी जयपुर को कहा गया, ये भी आप याद रखें। बाकी यहाँ पे लिखा गया दोस्तों बेंगलोर। क्वेश्चन आए कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, भारत की विज्ञान नगरी, भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की अंतरिक्ष नगरी, तो ये सब बेंगलोर को कहा जाता है, ठीक है, बेंगलोर। और बेंगलोर में जो मूर्ति लगी थी किसकी लगी थी, नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति, जिसका नाम था स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, याद रखना। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, बेंगलोर में। अच्छा, अगर आपको पता है कि कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर में है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर में है, याद रखना। हैदराबाद लिखा गया ऑप्शन में। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कौन सी नदी के किनारे हैदराबाद है, मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद में ना राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र है। अगर आपके एग्जाम में आए कि राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र कहाँ पर है, दोस्तों हैदराबाद में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र है, इसरो का केंद्र है ये सीपीओ के एग्जाम में आ चुका है आपके। तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र हैदराबाद में है, क्लियर। दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों, हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भी है। भारत का राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका हैदराबाद में है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, ये भी आप याद रखना। और साथ साथ आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है, दोस्तों भारत में राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो मिलेगा आपको वो भी आपको हैदराबाद में मिलेगा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में दिखाई देगा, ये भी आप याद रखें। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद में। और राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये भी हैदराबाद में है, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है, याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर। तो एससीओ की पहली पर्यटन राजधानी वो वाराणसी चुनी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, दोस्तों पंजाब में जो लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है ये हर साल होता है आपका जनवरी माह में, 13 से 14 जनवरी को होता है आपका लोहड़ी माह में, ठीक है। और लोहड़ी जब होती है ना तो दक्षिण भारत में पोंगल होता है, लोहड़ी जब हम मनाते हैं पंजाब में तो दक्षिण भारत में पोंगल होता है, ये भी आप याद रखें, ठीक है। दोस्तों पंजाब में एक चीज़ आपको मैं बता दूं, पंजाब में एक चीज़ याद रखिएगा कि पंजाब में गांव है संसारपुर, पंजाब का गांव है संसारपुर, और संसारपुर को हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी कहा जाता है, संसारपुर को हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी कहा गया है, आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 जारी किया गया। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की जो रैंक आई इस बार वो आई थी आपकी 121वीं, 121वीं रैंक थी, आप याद रखना। और भारत जो है सतत विकास लक्ष्य कितने हमारे 17 SDG हमारे, तो इनको पूरा करने के लिए भारत की रैंक 121 थी। दोस्तों सबसे अच्छा देश जिसकी पहली रैंक आई वो था फिनलैंड, फिनलैंड सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहले नंबर पे स्थित है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य 17 है, ये आप याद रखिएगा, जिनकी डेडलाइन क्या है 2016 से 2030। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, पत्रकारों के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको रोकने के लिए दिवस होता है, तो ये कब होता है दोस्तों, हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ होने वाली हिंसा के लिए ये दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया 5 नवंबर। अगर कभी क्वेश्चन आए कि सुनामी जागरूकता दिवस कब होता है, दोस्तों सुनामी जागरूकता दिवस होता है आपका 5 नवंबर को, सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है, दोस्तों फूल का भाग कौन सा होता है, तो दोस्तों आपको बताना है कि जो स्त्री केसर होता है,
स्त्री केसर होता है ये फूल का भाग होता है, ठीक है। स्त्री केसर जिसको आप बोलते हैं जाइनोसियम, स्त्री केसर को हम क्या बोलते हैं, जाइनोसियम कहा जाता है इसे, जाइनोसियम ये स्त्री केसर होता है। फूल का जो मतलब मादा वाला भाग होता है ना, मादा प्रजनन वाला भाग वो आपका यही होता है, इसको बोलते हैं जाइनोसियम, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे फूल की बात हो रही है, अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है, दोस्तों आपको याद रखना है पौधों में फ्लोरिजन, पौधों में फ्लोरिजन हार्मोन जो होता है ये फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है, फ्लोरिजन हार्मोन फूल खिलाता है, आप याद रखिएगा। साथ साथ आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया, दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, ये आदमी से भी बड़ा होता है। उसके बाद में दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा फूल है बुल्फिया, दुनिया का सबसे छोटा फूल बुल्फिया होता है और रेफ्लेसिया बड़ा होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में एक फूल खिलता है 12 सालों में एक बार, कौन सा फूल है भारत में, नीलकुरंजी का फूल, तो ये आप याद रखना, नीलकुरंजी का फूल जो पूर्वी घाट पे नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है ये 12 सालों में एक बार खिलता है, ठीक है, ये भी आप याद रखना 12 सालों में एक बार। तो ये सारे फूलों के बारे में कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये आपको दिखाई देगी नई दिल्ली में, ऑप्शन बी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, ये भी आप याद रखना। अच्छा किसने बनवाई थी ये, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे लाख बख्श भी कहा जाता है, तो इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी और ये कुतुब मीनार के परिसर में मिलेगी आपको, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के परिसर में है, आप याद रखिएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, तो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश बना था, ये भी आप याद रखें। क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ लिखी गई है पुणे, कभी क्वेश्चन आए कि दक्कन की रानी किस शहर को कहा जाता है, दोस्तों दक्कन की रानी कहा गया है आपको पुणे को, दक्कन की रानी पुणे को कहा जाता है। और भारत में भारतीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो भारतीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, तो भारतीय विषाणु विज्ञान संस्थान आपको दिखाई देगा कहाँ पर, पुणे में, भारतीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है, आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो पुणे है ना, पुणे में आपको राष्ट्रीय जल अकादमी याद रखनी है कि भारत में राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ पर है, तो पुणे में राष्ट्रीय जल अकादमी है, पुणे महाराष्ट्र में आता है राष्ट्रीय जल अकादमी। और पुणे में क्या है, भारत का राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे में भारत का राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र भी है, ये भी आप याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे मैसूर लिखा गया है, क्वेश्चन आए भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, दोस्तों भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र मैसूर में है, भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र मैसूर। क्लियर। चलिए तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है, दोस्तों मृदा संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है, सही जवाब होगा ओवरग्रेजिंग मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। बाकी आपकी शेल्टर बेल्ट होती है, इंटरक्रॉपिंग, रॉक डैम, ये सब मृदा संरक्षण की विधि होती है। दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए विश्व मृदा दिवस कब होता है, तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को हर साल हम मनाते हैं विश्व मृदा दिवस। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब होता है, तो 5 दिसंबर को। और मृदा का अध्ययन क्या है, पीडोलॉजी, मृदा का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। साथ साथ आपको याद रखना है कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी वो जलोढ़ मिट्टी होती है, आप याद रखें। क्लियर। और 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष भी घोषित किया गया था, 2015 मिट्टी का वर्ष था, ये भी आप याद रखना। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत का पहला नवाचार सूचकांक जारी किया गया। भारत में किस राज्य की रैंक प्रथम थी, भारत का पहला नवाचार सूचकांक जो नीति आयोग ने जारी किया था, इसमें नंबर 1 पे जो राज्य था वो कौन सा था, सही जवाब होगा आपका, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इस सूचकांक में नंबर 1 राज्य था कर्नाटक।
कर्नाटक की रैंक पहली थी और सबसे बेकार राज्य था बिहार। बिहार सबसे बेकार राज्य है और कर्नाटक पहला राज्य था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग कब बना था, तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग कब बना, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया था और उसके स्थान पर नीति आयोग का जो ड्यूटी थी वो रख दी गई थी। तो ये भी आप याद रखना। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है वैसे तो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग जो बना है दोस्तों, ये आपका बना था 2015 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित है जो अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों विजयनगर के जो अवशेष मिलेंगे वो हम्पी में मिलेंगे। विजयनगर के अवशेष हम्पी में मिलेंगे और ये कर्नाटक में है। विजयनगर जो साम्राज्य देखा जाता है, हम्पी जो देखी जाती है वो कर्नाटक में देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, कभी क्वेश्चन आए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, संगम वंश के थे हरिहर और बुक्का। ये सन जरूर याद रहे, सन कई बार एग्जाम में आ चुकी है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तुंगभद्रा नदी यहाँ बहती थी, ये भी आप याद रखना, तुंगभद्रा नदी। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। दोस्तों कौन सी धारा है जो मतलब अबॉर्शन को बैन करती है, सही जवाब होगा दोस्तों धारा 313। धारा 313 इस बात को मतलब बताती है कि गर्भपात करने के लिए महिला की सहमति होना आवश्यक है। धारा 313 ऑप्शन बी। दोस्तों मैं बात करूं भारतीय दंड संहिता की, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी, 1860 में लागू हुई थी। भारतीय दंड संहिता में कितने भाग हैं, तो 23 अध्याय हैं इसमें और 511 धाराएं हैं। याद रखना, मैकाले को भारतीय दंड संहिता का जनक माना जाता है। नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे। दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग वर्ष 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में इन्होंने 13 शतक लगाया था। 309 रन की पारी खेली थी, 319 रन की पारी खेली थी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट की बात हो रही है, अगर आपसे पूछा जाए क्रिकेट के लिए कि क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी है, तो पिच की लंबाई होती है 22 गज। क्रिकेट की पिच की लंबाई 22 गज होती है। साथ साथ क्रिकेट के बल्ले की लंबाई 38 इंच होती है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है। दोस्तों बैरन द्वीप देखो ये अंडमान में है और ये मध्य अंडमान में आता है। पहले तो ये भी आप याद रखना कि बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, मध्य अंडमान में, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, आप याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। नारकोंडम भी है, वो सुप्त है आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उकई बांध किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों उकई बांध गुजरात में है और उकई बांध जिस नदी पर है वो नदी है ताप्ती। ताप्ती नदी पर बनाया गया है उकई बांध। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे में लिखा गया आपका माही नदी। दोस्तों कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखना, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि माही नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है और अमरकंटक जो चोटी है ना, ये मैकाल रेंज में आती है, मैकाल पर्वत श्रेणी में आती है, ये भी आप याद रखना। अमरकंटक चोटी मैकाल श्रेणी में स्थित है। साथ साथ मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि जो आपका नर्मदा नदी है ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है जबलपुर में। तो धुआंधार जलप्रपात बनाने वाली नदी है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, ये तीनों नदियाँ, चाहे वो आपकी माही नदी हो, चाहे वो आपकी तापी नदी हो, चाहे वो नर्मदा, ये तीनों नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, अरब सागर में गिरती हैं, ये भी आप याद रखना। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम क्या है। दोस्तों इस योजना का नाम है अग्निवीर। अग्निवीर योजना का नाम है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अग्निवीर। क्लियर। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके लिए एक क्वेश्चन है। भारत में मतलब 7 अर्धसैन्य बल हैं। ठीक है, आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा गया है, ये कमेंट में लिख के आप बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों अगले मॉक टेस्ट के साथ में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।